नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं देश प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से जानेंगे। शुरुआत करते हैं तेलंगाना से, जहां महबूब नगर में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्सिटी का नाम काबिल एहतराम कबायली खातून समक्का सिरक्का के नाम पर रखा जाएगा। इस यूनिवर्सिटी पर 900 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वज़ीर आज़म मोदी ने दावा किया कि हालिया वर्षों में तेलंगाना के अवाम ने लोकसभा, असेंबली और बल्दियाती इंतखाबात में बीजेपी को मजबूत किया है। उन्होंने आज कहा कि आज यहां जो भीड़ नजर आई है, इससे मुझे यकीन है कि तेलंगाना के अवाम ने तब्दीली के लिए अपना मन बना लिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत तेलंगाना के अवाम के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि इनकी तवज्जो खवातीन को ज्यादा से ज्यादा बाइख्तियार बनाने पर मरकूज है। ना कुटुंब सभ्युल्लारा, आज मुझे तेलंगाना के लोगों के कल्याण के लिए कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला। 13,500 करोड़ से ज्यादा की ये परियोजनाएं तेलंगाना को विकास की नई बुलंदियों पर पहुंचाएगी। इनसे तेलंगाना के युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। भारत सरकार तेलंगाना में मुलुगु जिले में एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने का निर्णय कर लिया है और इस विश्वविद्यालय का नाम आदिवासी देवियां समक्का सारक्का के नाम पर रखा जाएगा और इस पर करीब करीब 900 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत पहले बन गई होती अगर यहां की भ्रष्ट सरकार ने इसमें दिलचस्पी दिखाई होती। मुझे अफसोस है कि यहां की राज्य सरकार सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए जमीन देने के काम को 5 साल तक टालती रही। ये दिखाता है कि तेलंगाना सरकार को आदिवासी हितों की, आदिवासी गौरव की कोई परवाह नहीं है। कुछ दिन पहले ही देश ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया है। अब सिर्फ संसद में ही नहीं बल्कि भारत की हर विधानसभा में महिलाओं की आवाज पहले से ज्यादा मजबूत होगी। तेलंगाना की माताओं बहनों के वोट ने मोदी को मजबूत किया और मोदी ने बदले में तेलंगाना समेत देश भर की महिलाओं को सशक्त किया है। मैं तेलंगाना की नारी शक्ति को इस विधेयक के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी के ऋण देना हो, पीएम आवास योजना के गरीबों को घर देना है, मुफ्त गैस कनेक्शन देना हो, हमने महिलाओं का जीवन आसान बनाने का बहुत काम किया है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में इतवार को मुल्क भर में सफाई मुहिम शुरू की गई। इस सफाई में मुल्क के हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। मुल्क गिर सफाई मुहिम के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी की अपील पर लीडरों से लेकर तलबा तक जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने इतवार को 1 घंटे के लिए श्रमदान में हिस्सा लिया। इस सफाई मुहिम में बीजेपी सदर जेपी नड्डा, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद समेत दीगर लीडरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लाल किले के प्राचीर से स्वच्छता का आह्वान किया और उस स्वच्छता के अभियान पर भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और करोड़ों भारत की जनता इसमें अपना योगदान कर रही है। आज देश भर में हमारे लाखों कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का बहुत ही ऐतिहासिक आह्वान था देश के लिए कि देश के सभी नागरिक आज स्वच्छ भारत के महान अभियान में जुटे। तो मेरी ड्यूटी आज माता रानी का मंदिर है, दरभंगा हाउस है, पटना यूनिवर्सिटी का, मैंने एमए यहीं से किया था। तो इस घाटों को बनवाने में हम लोग की भूमिका भी है। तो आज मैं यहीं सफाई के लिए आया। स्वच्छता का व्यापक अभियान हो और क्योंकि स्वच्छता और स्वस्थता ये दोनों का गहरा संबंध है और हम स्वस्थ भारत चाहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री का जो 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत का है, जिसमें स्वच्छ भारत है, स्वस्थ भारत है, समृद्ध भारत है। तो वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तहत हरियाणा के सोनीपत में सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने पहलवान और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनिल पुरियप्पा के साथ सफाई मुहिम में हिस्सा लेते हुए झाड़ू लगाया और कचरा भी उठाया। इस दौरान उन्होंने पहलवान अनिल के साथ अपनी बातचीत का एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इनके साथ फिटनेस, स्वच्छता, G20, सोशल मीडिया, स्पोर्ट्स समेत कई मुद्दों पर तबादला ख्याल किया। स्वच्छता अभियान कैसे मदद करेगा? वातावरण को स्वस्थ रखना तो हमारा कर्तव्य है। फिटनेस के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, उसमें ये स्वच्छता अभियान कैसे मदद करेगा? वातावरण को स्वस्थ रखना तो हमारा कर्तव्य है। वो स्वस्थ तभी हम स्वस्थ हैं। हमारे सोनीपत में गांवों में कैसा है लोगों का स्वच्छता का में विश्वास कैसा है? अब थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं स्वच्छता की तरफ। हाँ, अंकित, आप फिजिकल एक्टिविटी के लिए कितना समय देते हैं? और दिन में 4 से 5 घंटे। आपको भी देख के थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं कि आप भी इतनी एक्सरसाइज करते हो। मैं ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करता, लेकिन रोज़मर्रा की जिंदगी के लिए जितना चाहिए, लेकिन मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ। 2 चीज़ों में मेरा अभी डिसिप्लिन नहीं आ रहा है। एक, खाने का टाइमिंग, और दूसरा, सोने के लिए थोड़ा मुझे समय देना चाहिए, वो मैं दे नहीं पा रहा हूँ। मरकजी वज़ीर ममलिकत जनरल डॉक्टर वीके सिंह ने इतवार को गाजियाबाद के शहीद स्टॉल मेट्रो स्टेशन पार्क में गाजियाबाद के लोगों के साथ स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम के तहत सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। म्युनिसिपल कमिश्नर और विक्रमादित्य सिंह, जिला मजिस्ट्रेट राकेश सिंह ने भी सफाई मुहिम में हिस्सा लिया और झाड़ू लगाई। देखिए, स्वच्छता अभियान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था और उसके कारण अगर आप देखते हैं आज पूरे देश के अंदर जो देश की पहले हालत थी उससे बहुत अच्छी हो। आप रेलवे स्टेशन पर जाए, आप बस स्टैंड पर जाएं, आप दूसरी जगह जाएं, लेकिन स्वच्छता तब आएगी जब सब उसमें जुड़ेंगे। हम लोग एक दिन इकट्ठे होकर स्वच्छता के उसमें अभियान में जुड़ जाए, उस दिन सफाई हो जाएगी, उसके बाद क्या? तो स्वच्छता अपने मन के अंदर बैठानी है। तो सर, क्या इस तरह की मॉनिटरिंग भी की जाएगी ऊपर के लेवल पे? देखिए, मॉनिटरिंग ये काम स्व अनुशासन का। देखिए, नगर निगम के द्वारा तो प्रतिदिन चलना चाहिए, किंतु आज विशेष अभियान है क्योंकि कल गांधी जयंती भी है और प्रधानमंत्री जी जब से आए एक राष्ट्र पुरुष की तरह उन्होंने स्वच्छता का संदेश पूरे हिंदुस्तान को दिया और एक क्रांति जैसी आई।
शुरुआत हुई है, बहुत अच्छे स्थिति में पहुंचे हैं। धीरे धीरे मुझे लगा है कि हम सुनते हैं विदेशों में बहुत सफाई डिसिप्लिन है, तो हम भी नागरिकों में एक जागरूकता पैदा कर सकें कि कहीं भी कूड़ा मत फेंकिए, कुछ खाकर सड़क पे मत फेंकिए, अपने पास रखिए, कूड़ेदान में डालिए। मेरा सभी से ये कहना है, हमारे कर्मचारी सफाई कर सकते हैं, हम भी लग सकते हैं, नियम बन सकते हैं, हम दौरा कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सफाई मुहिम की कॉल पर बेंगलुरु की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन में सफाई मुहिम चलाई गई। इस मुहिम में कश्मीर के असातिज़ा और तलबा ने भी हिस्सा लिया। अस्पताल के अंदर और बाहर और चंद करीबी इलाकों में पहुंचकर डॉक्टरों, टीचरों और तलबा ने अपने हाथों से सफाई की। पूरा मुल्क हमारा साफ होना चाहिए और ये एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये एक ही दिन सारे मुल्क में सफाई का ये सिलसिला शुरू करवाया है और इसके पीछे मैसेज ये है कि ये काम सिर्फ आज ना हो बल्कि राउंड द ईयर पूरे साल हम ये काम करते रहें। ख़ास तौर से अगर हम अपने आसपास का एरिया भी साफ रखें, प्लास्टिक वगैरह, या खुद हम एज ए मकान मालिक या एक घर के लोगों की हैसियत से भी हम अपने घर का जो ख़ास तौर से प्लास्टिक, सब्ज़ी वगैरह के छिलके जो हम इधर उधर फेंक देते हैं, जगह जगह सरकार ने डब्बे रखवा रखे हैं, हम उसमें भी ले आके डालें तो बहुत हद तक हम गंदगी से बच सकते हैं। तो ये एक मैसेज है कि हमारा पूरा मुल्क जो है गार्बेज फ्री होना चाहिए, कूड़े से बिल्कुल पाक साफ होना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत सारी इन्फेक्शस डिजीज से बच सकते हैं। एक बहुत अच्छा स्टेप है ये। इसमें हम आज ये करें, हमारा हॉस्पिटल के आसपास जितना एरिया है और जो मेन रोड पे है, हम लोग यहाँ पे जितनी भी गंदगी है सारे एम्प्लॉइज जमा होकर इसको क्लीन कर रहे हैं और इससे हम अवेयरनेस फैला रहे हैं लोगों में कि सफाई का क्या महत्व है। और क्योंकि ये एरिया यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, आसपास के लोग, कम्यूटर्स भी यहाँ पर हैं जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, तो उनमें भी एक जागरूकता पैदा हो जाएगी कि सफाई का क्या इम्पोर्टेंस है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हर चीज़ के अंदर सफाई का ख्याल रखा जाता है। दवा बनाने के अंदर, जिस्म की हर रेजिमेंट के अंदर और तमाम एक्सरसाइज के अंदर जिस्मानी और रूहानी सेहत और रूहानी सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाता है। और आज के दिन हम इस मुहिम में शामिल हैं क्योंकि कल महात्मा गांधी जी का बर्थडे है और साथ में ही जो है लाल बहादुर शास्त्री जी का बर्थडे है, जो कहा करते थे जय जवान जय किसान। म्यूनिसिपल कमेटी हाजिन सोनवारी ने इतवार को स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तहत एक तारीख 1 घंटा एक साथ मनाया। सफाई मुहिम में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बांडीपुरा अफसर अली खान और चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी हाजी इरशाद अहमद वानी ने भी हिस्सा लिया। म्यूनिसिपल कमेटी की ओर से जो आज प्रोग्राम मुनक्किद हुआ तो उसमें हमने कई सारे स्पॉट्स जो चुने थे। पहले हमने सीएचसी हाजिन और ईदगाही चुना था, लेकिन डायरेक्टिव्स हायर अथॉरिटी से मिले हैं कल रात को कि कम से कम 10 से 12 स्पॉट होने चाहिए। तो हमें सारे वार्डों में अलग अलग करना पड़ा और मेन जो ग्रैंड इवेंट जो था हमारा यहाँ पे सीएचसी हाजिन में और ईदगाह हाजिन के लिए था। और हमने यहाँ पे जितने भी यहाँ पे स्टेक होल्डर्स, जितने भी यहाँ पे सिविल सोसाइटीज़, एनजीओज, डिपार्टमेंट्स, सब की तरफ से हमें यहाँ पे सपोर्ट मिला, अवामी हलकों से सपोर्ट मिला। और आज हमने ये एक तारीख, 1 घंटा, 1 दिन श्रमदान के नाम से यहाँ पे दे दिया। खबर बिहार से है, जहां बीजेपी जेडीयू के अंदर तोड़फोड़ का दावा कर रही है। लगातार ये कहा जा रहा है कि जेडीयू 2 ग्रुप्स में तकसीम हो चुकी है और बहुत जल्द या तो पार्टी का आरजेडी में इंजमाम हो जाएगा या फिर जेडीयू 2 हिस्सों में बंट जाएगी। देखिए। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, बिहार में नीतीश कुमार हैं। पर हाल के दिनों के सियासी घटनाक्रम पर नजर दौड़ाएं तो बीजेपी जेडीयू को लेकर बहुत बड़ा दावा कर रही है। जेडीयू में 2 फाड़ की बात सुशील मोदी के ट्वीट से शुरू हुआ।
दरअसल बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने बड़ा दावा करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि जेडीयू टूटने की ओर बढ़ रहा है और अगले चुनाव से पहले ललन सिंह की पार्टी का आरजेडी में विलय होगा या इसका अस्तित्व विलीन हो जाएगा। सुशील मोदी ने ये भी लिखा कि यदि जेडीयू खत्म हुआ तो उसकी बड़ी वजह ललन सिंह ही बनेंगे। बस फिर क्या था, बीजेपी नेताओं के बयान शुरू हो गए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कहते हैं कि सारा गड़बड़झाला जेडीयू और आरजेडी के बीच कुर्सी की लड़ाई की वजह से हो रहा है। यानी कुर्सी की लोलुपता में आरजेडी और जदयू दोनों बिहार को बदनाम ही नहीं कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। बिहार की सरकार को, आरजेडी या जदयू की सरकार को विकास से मतलब नहीं है, विधि व्यवस्था से मतलब नहीं है। विकास अवरुद्ध है, जो भी हो रहा है केंद्र सरकार के पैसे से हो रहा है। यहाँ विधि व्यवस्था इतनी चौपट हो गई है कि रोज हत्या, अपहरण, दुष्कर्म की घटनाएं आम बात हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का कहना है कि जेडीयू 2 धड़ों में बढ़ चुका है। ललन सिंह वाला धड़ा आरजेडी के साथ जाएगा और जेडीयू को तोड़ने का ठेका ललन सिंह ने ले लिया है। जबकि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा कहते हैं कि नीतीश ने अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को चुना है, ऐसे में ललन सिंह बेचैन है। अब ललन सिंह जी कोई जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रह गए। पूरी तरह जनता दल यू को समाप्त करने का किसी के पास ठेकेदारी है तो उसका नाम है सिर्फ और सिर्फ ललन सिंह। देखिए, जदयू में घमासान नहीं है, जदयू में वर्चस्व की लड़ाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को घोषित कर दिया। ललन बाबू फ्रस्ट्रेशन में है, हताश और निराश है। उनको उम्मीद था कि हमको उत्तराधिकारी बनाएंगे। जेडीयू के भीतर ऑल इज नॉट वेल की बात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी कहते हैं। चिराग दावा कर रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं जब जेडीयू में बड़ी टूट देखने को मिलेगी। देखिए, हमको नहीं पता कि कौन किसको कहां से सेट करना चाह रहा है, बट ये बात हकीकत है कि जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब जेडीयू में टूट होगी या नहीं, जेडीयू 2 फाड़ होगा या नहीं, ये तो पार्टी के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार को ही बेहतर पता होगा। पर जिस अंदाज में बीजेपी जेडीयू पर हमलावर है, उससे लगता है कि अंदर खाने कोई सियासी खिचड़ी जरूर पक रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 4 दिनों के अंदर वजीर-ए-आजम मोदी एक बार फिर छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। बिलासपुर के बाद वजीर-ए-आजम मोदी 3 अक्टूबर को जगदलपुर के दौरे पर होंगे। यहां वजीर-ए-आजम मोदी बस्तर के लोगों को तरक्याती कामों का तोहफा देंगे और जलसे से भी खिताब करेंगे। वजीर-ए-आजम के दौरे की तैयारियां जोरों पर हैं और जगदलपुर का लालबाग ग्राउंड वजीर-ए-आजम मोदी के इस्तकबाल के लिए तैयार हो रहा है। जय जोहार। ये तस्वीरें 30 सितंबर की हैं, जब पीएम मोदी ने बिलासपुर से परिवर्तन की हुंकार भरते हुए कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया था। अब एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ की धरती पर कदम रखने जा रहे हैं। 3 अक्टूबर को पीएम मोदी बस्तर दौरे पर रहेंगे। जगदलपुर में पीएम मोदी का कार्यक्रम होगा, जिसके लिए लाल बाग मैदान सजकर तैयार हो रहा है और प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरणों में हैं। लाल बाग मैदान में 2 मंच तैयार किए जा रहे हैं। इनमें से एक मंच से पीएम मोदी भारत सरकार के उपक्रमों का लोकार्पण कर बस्तर वासियों को सौगात देंगे, जबकि दूसरे मंच से विशाल चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 3 अक्टूबर का दिन बस्तर वासियों के लिए काफी अहम साबित होगा। 3 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगदलपुर पहुंचेंगे और इसी लाल बाग मैदान में जनता को संबोधित करेंगे, साथ ही कई विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। पीएम मोदी के जगदलपुर दौरे के मद्देनजर बीजेपी भी युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई है। एक तरफ बीजेपी के बड़े नेताओं का जगदलपुर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को पीएम के कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। दावा है कि पीएम मोदी की सभा में लाखों लोग शामिल होंगे। 3 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैदान जसरे की इस पावन धरा पर आगमन हो रहा है और निश्चित तौर पे जब से हमारे देश का नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संभाला है, तब से लगातार उन्होंने बस्तर और पूरे छत्तीसगढ़ को फोकस किया है। बस्तर के हमारे लोगों को लिए अनेकों सौगात दी है।
चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे वो शौचालय का हो या उज्ज्वला योजना हो, अनेकों योजना के साथ में उन्होंने यहाँ के लोगों को लाभान्वित किया है। अभी भी आ रहे हैं तो वो हमारे बस्तरवासियों को कुछ न कुछ सौगात देकर के जाएंगे। चुनावी फिजा में पीएम मोदी का जगदलपुर दौरा बस्तर को साधने की रणनीति का हिस्सा है। बस्तर को सत्ता की मंजिल तक पहुंचने के लिए मुख्य पड़ाव कहा जाता है। जिसने बस्तर में परचम लहरा दिया उसने मानो सूबे की सियासत में जीत का झंडा गाड़ दिया। यही वजह है कि बस्तर पर बीजेपी का खास फोकस है। बस्तर संभाग में 12 विधानसभा सीटें आती हैं और इन सभी सीटों पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है। बीजेपी की कोशिश है कि आदिवासियों को साध कर बस्तर को कांग्रेस के हाथ से छीन लिया जाए ताकि फिर से सत्ता के सिंहासन पर काबिज हुआ जा सके, और इसीलिए पीएम मोदी भी बस्तर के मैदान में एंट्री लेने जा रहे हैं। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18, जगदलपुर। खबर पाकिस्तान से है, जहां शहर कराची में दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा के सरबराह हाफिज सईद के करीबी एक इमाम को कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद जेल में बंद लश्कर तैयबा के सरबराह की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जिस इमाम का कत्ल किया गया है वो लश्कर तैयबा में ट्रेनिंग का काम करता था और इस कत्ल के बाद हाफिज सईद को कत्ल का खौफ सताने लगा है। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान की जेल में बंद 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद खौफ के साए में जी रहा है। इसकी कई वजहें हैं, लेकिन फिलहाल इसकी सबसे बड़ी वजह है लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज के करीबी इमाम की कराची में सरेआम हत्या। कराची में पोर्ट कासिम के जामिया मस्जिद का इमाम था मुफ्ती कैसर फारूक, जो एक मस्जिद का दौरा करके वापस लौट रहा था। तभी 2 मोटरसाइकिल सवारों ने उस पर फायरिंग की। जब फायरिंग की गई तब फारूक कई छात्रों के बीच में खड़ा था, लेकिन उसे निशाना लगाकर मारा गया था। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उससे पता चला है कि निशाने पर फारूक ही था, जिसे वहीं धराशायी कर दिया गया था। हाफिज सईद का बेहद खास आतंक का टीचर कराची की सड़कों पर मारा गया। इस हत्याकांड ने पाकिस्तान में सनसनी फैला दी है। हाफिज सईद की सुरक्षा में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। जेल में बंद हाफिज सईद की सुरक्षा में कई गुना इजाफा कर दिया गया है। सूत्र बताते हैं कि हाफिज सईद पर जानलेवा हमला हो सकता है, इसलिए उसके सेल के बाहर 24 घंटे कड़ी निगरानी रखी जा रही है। हाफिज सईद के डरने की वजह यह है कि जब से वो जेल गया है लश्कर तैयबा में वर्चस्व की जंग शुरू हो गई है। यही वजह है कि हाफिज सईद के करीबियों को एक एक करके निशाना बनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आतंकी ट्रेनिंग देने वाले कराची के जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती कैसर फारूक को कराची में शार्प शूटर्स ने अपना निशाना बनाया और मौत के घाट उतार दिया। हाफिज सईद इसलिए भी डरा हुआ है क्योंकि इससे पहले भी उसे मारने की कोशिश हो चुकी है। लेकिन इस बार जिस तरह से पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के सबसे बड़े ठिकानों में से एक कराची में आतंकी ट्रेनिंग देने वाले हाफिज सईद के करीबी को मारा गया है, उससे हाफिज सईद खौफ से कांप रहा है। तो पाकिस्तान ने जो बोया है अब वही काट रहा है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।